गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग 66वीं बीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम होगा 27 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसी कड़ी में हम लोग जो प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का हम लोग एक तेज़ी से रिवीजन करेंगे। इसी रिवीजन की कड़ी में आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे तो बिहार स्पेशल देखेंगे। बिहार स्पेशल में आज बिहार का भूगोल से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अब तक के जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए थे प्री में, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको एक नज़र देख लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। यहाँ देखिए, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। यानी यह बात हो रही है कि वह साउथ यानी गोंडवाना लैंड का भाग होगा। तो वह कौन है तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। थोड़े इसके बारे में डिफिनीशन देख लीजिए। तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है। यानी भारत में कितने हैं, सबसे प्राचीन धारवाड़ आता है, फिर कुडप्पा आता है, विंध्यन श्रेणी आता है, गोंडवाना आता है और उत्तर भारत की जो चट्टानें हैं तो ये सबसे नई चट्टानें हैं। इसी कड़ी में कौन है तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ कहाँ है तो यह कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, जहाँ पर यह इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें सबसे अधिक मात्रा में धात्विक अयस्क यानी कि धात्विक चट्टान है यह, और उसी के नाम पर जो जो चट्टान भारत में मिलता है उसका नाम पड़ गया है। तो खड़गपुर वाला क्या है तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। वहीं रोहतास पठार तो यह विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय के भाग की है जो तृतीय क्रम की है, तथा उत्तर गंगा मैदान यह सबसे नवीनतम है। यानी सबसे बाद में गंगा के मैदान का निर्माण हुआ था। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट, मेगालिथिक मतलब क्या, नाम ही मेगालिथिक यानी बहुत बड़ा बड़ा पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था वहाँ पर। तो किसके लिए होगा, प्रायः जो कब्रिस्तान था उसको ढकने के लिए होता था। कि पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। यह क्वेश्चन आया था 65वीं बीपीएससी में। यह महत्वपूर्ण हो गया। तो यह कैमूर जिला से संबंधित है, इतना ही याद कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू संस्तरीय रचना वाला नहीं है। यानी कि बाकी सब तीन जो होंगे वो सब धारवाड़ रॉक वाले होंगे, लेकिन एक अलग है वो नहीं, कौन तो रोहतास, क्योंकि यहाँ पर बलुआ पत्थर मिलता है जो कि विंध्यन श्रेणी का माना जाता है। तो बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी यानी रोहतास में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो फतुहा के पास कौन सी नदी तो पुनपुन मिलती है। पुनपुन क्या है तो यह मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरघा पुनपुन की सहायक नदियां हैं। और बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताइए। कितने हैं तो 12 है। कौन कौन तो बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो बिहार के किस जिले में तो याद कर लीजिए पटना में, क्योंकि पटना का जब आप जिला का मैप देखिएगा तो एक मान लेते हैं गंगा नदी, तो पटना का मैप इस तरह का कुछ लंबा सा। तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है और दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। कोपेन इन्होंने क्या किया, जलवायु का जो प्रदर्शन किया तो इन्होंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया था। और उत्तर बिहार यानी गंगा, तो सिंपल याद कर लीजिए गंगा के लिए उन्होंने इसमें जी स्मॉल जी का इस्तेमाल किया था।
तो CWG यह उत्तर बिहार के जलवायु के लिए प्रदर्शित किया था। और मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? यहाँ पर नवीन जलोढ़क मिट्टी है, यानी इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग खादर कहेंगे। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी में लाए गए मलबो गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। और जो पुरानी मिट्टी यानी जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं आता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। उससे सटने वाला जो जिला होगा बिहार का, वहाँ पर सर्वाधिक जूट का उत्पादन होगा। तो कौन है? तो बिहार का पूर्वी जिला पूर्णिया है। और दूसरा कौन है? कटिहार है। यहाँ देखिए जो विकल्प था इसके हिसाब से जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र प्रदेश में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 मिलीमीटर आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का अकेले 75% पूरा करता है और बिहार दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो यह मंडल डैम यह बना था उत्तरी कोयल, और एक दक्षिणी कोयल है जो उड़ीसा में जाती है, और उत्तरी कोयल है यह झारखंड से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और यहाँ देखिए तो इस परियोजना यह झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल मंडल यानी इसका नाम है अब मंडल डैम परियोजना के लिए क्या होगा? इसे तो सिंचाई पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया था। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा और बिहार के औरंगाबाद और गया जिले को लाभ पहुंचाएगी। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी यानी सो नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों में और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? याद कर लीजिए, यह बहुउद्देशीय परियोजना है जो बिहार के गंडक नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार प्रसिद्ध है क्यों? तो यह चूना पत्थर के लिए है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। याद कर लीजिए, बंजारी क्यों प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांभर तो राजस्थान में है। अब बताइए कौन झील है? अनुपम झील, सुखना झील या कामा झील? इसका उत्तर है अनुपम झील। सुखना झील भी तो, सुखना झील कहाँ है? तो यह यूपी में होगा। यहाँ नहीं सॉरी, यह सुखना झील आपके चंडीगढ़ में है। तो यहाँ देखिए अनुपम झील कैमूर यानी बिहार में है। यह झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में है। राजस्थान के कहाँ? तो जयपुर में। सुखना झील चंडीगढ़ में है और कामा झील यह हरियाणा में है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? याद कर लीजिए, बाढ़ के लिए। तो उत्तर बिहार में कई नदियां हैं और वो सब की सब विशाल नदियां यानी हिमालय से निकलने वाली हैं जो गंगा में आकर मिलती हैं। बरसात के महीने में एक तो पहाड़ पर से जो बर्फ का जो गलन है वह अधिक हो जाता है, ऊपर से वर्षा अधिक होती है नेपाल में, जिस कारण यहाँ पर अत्यधिक बाढ़ आ जाती है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत बताइए। तो 60% लगभग। याद कर लीजिए, वर्तमान में यह कुछ ज़्यादा ही होगा। आगे देखते हैं। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। बिहार तो झारखंड से अलग हो गया, जिस कारण वर्तमान में यह क्वेश्चन 2008 का है। तो यहाँ देखिए,
बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। लेकिन जो भी जिले जो झारखंड से बाउंड्री बनाते हैं वहाँ पर कुछ है, जैसे बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन माना जाता है कि है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है वर्तमान में, याद कर लेते, देख लीजिए यहाँ पर। तो 2019 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 6877 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.30% है, जिसमें आरक्षित वन का क्षेत्र 693 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन क्षेत्र 6183 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत वन क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर माना गया है। ये सब तो रिमोट सेंसिंग यानी उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र और उपग्रहीय आंकड़ों से यानी अलग दूर दूर का जो छिटपुट वन है वह 3.599 किलोमीटर माना गया है, यानी 7.76% है। और अति सघन वन क्षेत्र, एक मिनट, अति सघन वन क्षेत्र 333.13 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन क्षेत्र 32.80 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन 3644 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार के सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र में तो जिला में भभुआ यानी कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा सबसे कम वनावरण वाले जिले शेखपुरा, गोपालगंज, जहानाबाद, सिवान है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ, कैमूर, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले शेखपुरा, गोपालगंज, जहानाबाद व सिवान है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? कौन? तो पतझड़ वन यानी इसको कहिए पर्णपाती। तो यह है आपका पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर क्या है? तो बीटीआर यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी यहीं पर स्थित है। तो वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन 799.43 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 525.14 वर्ग किलोमीटर घने वन वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार का अगर मैप आप देखोगे तो कुछ इस तरह का मैप होता है। जैसे यहाँ पर यह गंगा नदी है और सबसे पूर्वी इलाका है। तो कौन है बिहार का सबसे पूर्वी इलाका? तो आपका कटिहार है, और अगर किशनगंज रहता तो वह भी होता। सबसे पूर्वी इलाका यहाँ पर कौन है? तो कटिहार माना जाएगा। तो सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिणी पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया है। पटना लगभग मध्य भाग में है। और मानचित्र देखिएगा तो आपको स्थिति इसकी से आप स्पष्ट हो जाइएगा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल, तो जब बिहार झारखंड के साथ था तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,73,877 किलोमीटर था। लेकिन वर्तमान में यह सिकुड़ कर झारखंड के अलग हो जाने के बाद मात्र 54% इलाका ही बिहार के पास है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में ही बिहार फैला हुआ है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? तो याद कीजिए हजारीबाग से। तो अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा ये सब कहाँ है? तो ये सब झारखंड में है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो नेपाल के साथ यह एक पतली पट्टी बनाती है जो लगभग 5 से 10 किलोमीटर में विस्तृत है। तो यह भारत नेपाल सीमा के समानांतर, और बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। बिहार की सोमेश्वर या कहीं कहीं सोमेश्वर लिखेगा यह, तो सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है? तो यह सबसे नई है, बस पारसनाथ से पुरानी है, गलत बात, यह झारखंड में वह पुरानी है। राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी नहीं, यह सबसे नई है क्योंकि यह हिमालयनी शिवालिक का भाग माना जाता है। बिहार की सोमेश्वर या सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में यानी प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी
श्रेणी है। मुंडा जनजातियां अधिकतर बसी है, तो पहले बिहार में थी लेकिन अब वो झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति झारखंड में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बिहार से होकर जाने वाले राजमार्ग हैं तो कौन है? इसमें दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23। देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 जब बिहार संयुक्त था तब वह चास से रांची, गुमला, पालकोट और तिथैत नगर को जोड़ता था, लेकिन बंटवारा हो जाने के बाद 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्नलिखित राजमार्ग जैसे 27 राजमार्ग हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का है यहाँ 31, 33, 231, 327, 227, 22, 120 और 90GQ आदि सब बिहार से गुजरने वाले राजमार्ग हैं। और वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 5030 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 सबसे लंबा है जिसकी लंबाई 427 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई तो ऊपर वाला ही देख लीजिए, लगभग वर्तमान में 5030 किलोमीटर है। और छोटा नागपुर के जंगल हैं तो यह आपका पतझड़ है। और दूसरा क्या कहेंगे इसको हम लोग, तो सवाना टाइप भी कह सकते हैं, यानी दोनों टाइप का वन है। तो छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती है जिसमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। वहीं साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन पाए जाते हैं। घास भूमियों में जैसे झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो अब तो बिहार नहीं झारखंड माना जाएगा। तो कहाँ कहाँ है? तो यह रांची में है। HMT तो बिहार में कहाँ था? यानी झारखंड में। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण है, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करता है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। कहाँ से? तो सिंहभूम से। तो टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम जिले से होती है। और बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यह गया। गया गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्य जीव और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग में भी राष्ट्रीय पार्क है, परंतु संप्रति यह झारखंड राज्य में चला गया। बोध गया और गया एक ही जगह का नाम है। बोध गया उस स्थान को कहते हैं जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है बोध गया। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो याद कर लीजिए, भीम बांध है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। और जो अन्य विकल्प थे उसमें वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गौतम गया जिला में है। और राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा जिला में स्थित है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं वह कौन कौन हैं? तो यहाँ देखिए, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। बोकारो, चंद्रापुर, संताल डी, ये तीनों पावर स्टेशन तो हैं, लेकिन ये कोयला आधारित है और ये झारखंड में है। वर्तमान बिहार में बरौनी, बाढ़, कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन जो NTPC द्वारा संचालित हैं और बिहार में है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, यह भी पुराना है। देखिए, बिहार के बंटवारे से पहले का है, तो अब झारखंड में है। और यह क्या है? तो जल शक्ति है। तो मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। वर्तमान में यह झारखंड के धनबाद जिले में है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। आगे बढ़ते हैं। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो उस समय 37 थे।
तो झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे, लेकिन वर्तमान में 38 है। सबसे नवीन जिला उसका नाम है अरवल, जो जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था 2001 में। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो बिहार की जो सिंचाई क्षमता है वह 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था 2017-18 में, और बिहार का लगभग 71 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता 117 लाख हेक्टेयर, यानी 71 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। 89 लाख हेक्टेयर संयुक्त बिहार की में क्या है? तो संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर और वर्तमान बिहार में 71 लाख हेक्टेयर ही सृजित क्षमता है, और संभावित 117 लाख हेक्टेयर है। मुरी जाना जाता है, तो यह मुरी क्या है? तो ये एल्युमिनियम प्लांट है। तो मुरी में हिंडाल्को द्वारा एल्युमिनियम शोधन संयंत्र स्थापित किया गया, और यह झारखंड में है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग। पटना का स्थानीय समय है, तो पटना का स्थानीय समय 82.5 डिग्री कहाँ है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। पटना इसके ईस्ट में है, तो यह भारतीय मानक समय से पटना का जो स्थानीय समय मानक है वह आगे है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज एवं मिर्जापुर होते हुए गुजरती है से निर्धारित होता है। और हम लोग जानते हैं कि भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटा आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना का स्थानीय मानक समय 85.13 पूर्वी देशांतर और भारत का है 82.5 डिग्री, यानी लगभग 3 डिग्री का अंतर है। तो 3 डिग्री मतलब क्या होगा? लगभग 12 मिनट का अंतर आएगा। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबंध है यानी सीमाबद्ध था? तो याद कर लीजिए 9 जिले से। कौन कौन? तो पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिले से संबंध है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक है। तो बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से बिहार में कुल फसल योग्य भूमि 79.46 लाख हेक्टेयर थी, और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल तो मात्र 35.2 लाख हेक्टेयर, और 79.46 लाख हेक्टेयर फसल योग्य भूमि में से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 56.3 लाख हेक्टेयर है। कुल फसल योग्य भूमि में लगभग 62.5% क्षेत्र सिंचित है। और पूर्व में यानी पहले बिहार का दुख यानी सौरो ऑफ बंगाल यानी बंगाल का दुख कही जाने वाली एक नदी है, बिहार से उद्गम होती है, यानी बिहार अब कहेंगे झारखंड से उद्गम होती है। वह कौन है? तो उसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है, और इसका उद्गम तो झारखंड के लातेहार जिले से है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल तो वह है गेहूं। तो 2018-19 में विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन बिहार में 163.11 लाख टन था, जिसमें चावल का उत्पादन 61,55,000 टन यानी लगभग 61 लाख टन, गेहूं 64 लाख टन, मक्का 31 लाख टन, और 2016 में मक्का उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है। चना मात्र 67,000 टन। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो याद कर लीजिए कौन कौन है? चावल है, गेहूं है, वह मक्का है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो यह पेट भरने के लिए है केवल, यानी हम लोग क्या कहेंगे? तो आत्मनिर्भर है। बस बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। इनमें से कौन सा सत्य है? यानी ट्रूथ क्या है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। हाँ, पहले था। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, नहीं 1936 में हुआ था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, नहीं लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, नहीं है, बाइकैमरल है, यानी द्विसदनीय विधान पालिका है। आगे बढ़ते हैं। पलामू यानी रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में
बाइराइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, पाथर कले, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, लॉयस्क, क्वार्टजाइट, स्टीराइट, फास्फेट, लाइमस्टोन ये सब मिलते हैं। किंतु पलामू अपने मैग्नेटाइट लौह अयस्कों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत पहले बिहार में होता था, लेकिन अब बिहार 0 नील बटे सन्नाटा। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में बिहार में, यहाँ देखिए, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2018 के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य यानी परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 2% से भी कम है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार यानी झारखंड कहा जाएगा का स्थान बताइए। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, उस समय था। देखिए, तांबा उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, यानी झारखंड की बात हो रही है। और वर्तमान में बिहार में तांबा का उत्पादन नहीं होता है। निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो मिलते थे 1, 2, 3 यानी कोयला, लौह, मैग्नीज। तो तत्कालीन बिहार यानी झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज तीनों ही मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है, पहले भी नहीं, आज भी नहीं। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज लाइमस्टोन है, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्टजाइट और स्टीराइट है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो वर्तमान की बात देखेंगे, यह तो क्वेश्चन 1997-98 का है, लेकिन वर्तमान में 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 7.76% बिहार में वनाच्छादित इलाका है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो यहाँ लिखेंगे लोग झारखंड में। तो कहाँ? तो सिंहभूम यानी जमशेदपुर की बात हो रही है। तो लौह अयस्क झारखंड यानी तत्कालीन बिहार के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। और वर्तमान में बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो किसका है? तो चूना पत्थर का। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार देश के कुल पाइराइट उत्पादन का 94% अकेले उत्पादित करता है। चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। संयुक्त बिहार वर्तमान में झारखंड अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश व राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर है। और भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो बिहार का एकाधिकार किस चीज में है? तो यहाँ देखिए, पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो किसमें? तो पाइराइट के उत्पादन में। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो झारखंड का, तो याद कर लेते हैं, सिंहभूम। झारखंड का सिंहभूम जिला लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में किया जाता है। बिहार राज्य अवस्थित है किसमें? तो देशांतर यानी इस ऐसे वाले में। तो कौन कौन देशांतर के बीच में है? तो बिहार का विस्तार 80 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व। यह तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर है? यहाँ देखिए, 83.5 डिग्री नहीं कहेंगे, 83.20 यानी 83 डिग्री 20 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है बिहार का विस्तार है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद कर लीजिए, मान लेते हैं कि यह बिहार है, इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में कौन है? तो झारखंड है, और पूरब में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। तो कितने राज्य हैं बिहार के? तो मात्र 3, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व झारखंड। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो बिहार नहीं कहेंगे, झारखंड कहेंगे। तो यह एक भ्रंश घाटी से। तो दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो बिहार में गंगा नदी है। गंगा से कौन कौन? तो गंडक, घाघरा और पुनपुन और सोन, ये दोनों तो किधर से मिलती है? तो दक्षिण वाले पठारी क्षेत्र की नदियां हैं, और गंडक व घाघरा ये दोनों हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं। यानी क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर चारों होगा। तो देखिए, तो गंगा यानी देखिए, गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा यानी सरयू रेविलगंज सागर के निकट, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है।
छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी तो पहले वनों पर आधारित थी। आगे देखिए, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी तो पटना में। राल्फ फिंच, याद कर लीजिए, राल्फ फिंच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। निम्नलिखित में से बिहार में कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? कौन कौन? तो पूर्णिया व मानभूम। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो बिहार में जो जंगल फैले हुए हैं वह 1993 वर्तमान रिपोर्ट के हिसाब से 6.22 लाख हेक्टेयर जंगल में फैला हुआ है 2017 के रिपोर्ट के हिसाब से, और 2019 के हिसाब से 7,305 वर्ग किलोमीटर में बिहार में जंगल फैला हुआ है, जो कि क्षेत्रफल का 7.76% है। और बिहार के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र 7.76 है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो यह रांची में है, और कहाँ? तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, यानी दोमट मिट्टी कहिए इसको। बिहार की सबसे गहनता कितनी है? तो वर्तमान में सबसे गहनता 145% है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना? तो लगभग 10 गुना बढ़ा है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया। आज़ादी के समय कुल सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो कि वर्तमान में 71.94 लाख हेक्टेयर है। और बिहार के अंतर्गत क्षेत्र है, मतलब बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 में 75.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है। याद कर लीजिए, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग होगा, सिंपल सी बात है। तो बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई है। यह उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार पर लिखा गया है। तो हम लोगों ने बिहार में क्या देखा आज ने? तो बिहार के भूगोल के बारे में। अगली बार मिलेंगे तो कृषि, उद्योग एवं विविध को हम लोग देख लेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।